हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होती है, बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले सरफेस टेंशन फ्लूइड की होती है और जब मेरा फ्लूइड रेस्ट पे हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड मीन्स लिक्विड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, तो अब देखो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में फ्लूइड है एट रेस्ट, मतलब कोई भी लिक्विड है रेस्ट पे इनसाइड कंटेनर। तो अब देखो, इस फ्लूइड के या इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इनसाइड फ्लूइड होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑन दी सरफेस ऑफ फ्लूइड भी होंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो मॉलिक्यूल्स ऑन दी सरफेस ऑफ फ्लूइड हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड having less energy and the molecules on the surface of fluid having high energy, and the molecules on the surface of fluid having higher energy। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कोई भी सिस्टम हो दुनिया में वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। तो यहां पे इस लिक्विड की भी चाहत होगी कि ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में आए। लिक्विड ऑल्सो वांट टू रिमेन इन मिनिमम एनर्जी स्टेट। ठीक है, लिक्विड भी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा, बिल्कुल। और अब देखो, इस लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी एनर्जी ज्यादा है, और अब देखो इस लिक्विड की एनर्जी कम कब होगी, लिक्विड की टोटल एनर्जी मिनिमम वो कब होगी, जब इस लिक्विड का सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम। इसका मतलब लिक्विड have tendency to minimize its surface area। ठीक है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की। ठीक है, more will be the tendency of liquid to minimize surface area, more will be the surface tension of that fluid। ठीक है, more will be the tendency of liquid to minimize its surface area, more will be the surface tension of fluid। ठीक है, तो एक तरह से उल्टा भी बोल सकते हो इसको, more will be the surface tension of liquid, more will be the टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। तो देखो, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है,
और लिक्विड मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, उसके लिए लिक्विड की कोशिश क्या रहेगी या लिक्विड की टेंडेंसी रहेगी अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की, मिनिमाइज करने की। तो एक तरह से है ना, ये जो मेरा फ्लूइड है एक तरह से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। फ्लूइड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब खिंचा हुआ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की टेंडेंसी है ना टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। तो एक तरह से ये जो फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, खिंचा हुआ लिक्विड एक तरह से। ठीक है, और कोई भी लिक्विड हो उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ताकि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ सके वो लिक्विड। ठीक है, और सरफेस टेंशन को मेजर कैसे किया जाता है? किसी फ्लूइड की सरफेस टेंशन जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी ही ज्यादा उस फ्लूइड की टेंडेंसी होगी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो मान लो ये किसी लिक्विड की सरफेस है, टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू ऑफ लिक्विड या फ्लूइड का टॉप व्यू है। ठीक है, और फ्लूइड रेस्ट पे है, और ये फ्लूइड का या लिक्विड का टॉप व्यू है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, एक लाइन मान ली, इमेजरी लाइन, इसे लिक्विड की सरफेस के टेंजेंट एक मैंने इमेजिनरी लाइन मान ली है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है L, ये क्या है इमेजिनरी लाइन टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की सरफेस के टेंजेंट और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड मैंने एक इमेजिनरी लाइन मान ली जिसकी लेंथ ये क्या है L। ठीक है, और अब देखो मेरा जो ये लिक्विड होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, खिंचा हुआ लिक्विड। इस इमेजिनरी लाइन के इस तरफ जो लिक्विड का पोर्शन है ये क्या होगा, लेफ्ट पोर्शन, और ये क्या होगा, राइट पोर्शन। ठीक है, मेरा लिक्विड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तो जो लेफ्ट पोर्शन होगा इस फ्लूइड का या लिक्विड का, वो इस इमेजिनरी लाइन पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और जो राइट पोर्शन होगा लिक्विड का वो इस इमेजिनरी लाइन पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। ये फोर्सेस क्या आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो देखो मान लो लेफ्ट पोर्शन ने इस इमेजिनरी लाइन पे ऐसे F फोर्स अप्लाई किया, और राइट पोर्शन ने इस डायरेक्शन में इस इमेजिनरी लाइन पे F ही फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो यहां पे इस लिक्विड की या इस फ्लूइड की सरफेस टेंशन T को कैसे डिफाइन किया, सरफेस टेंशन को T से डिनोट किया जाता है। इसको कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आइदर लेफ्ट पोर्शन और बाय राइट पोर्शन, या तो लेफ्ट पोर्शन के द्वारा फ्लूइड के या फ्लूइड के राइट पोर्शन के द्वारा इस इमेजिनरी लाइन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, F लेफ्ट की तरफ और F राइट की तरफ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इस फ्लूइड की या इस लिक्विड की सरफेस टेंशन। और जो सरफेस टेंशन है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है,
सरफेस टेंशन इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होगी सरफेस टेंशन की, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे हम। मैंने क्या माना है, एक फ्लूइड मान लिया, लिक्विड मान लिया, फ्लूइड एट रेस्ट, ये फ्लूइड का टॉप व्यू है, ठीक है। और मैंने एक इमेजिनरी लाइन मान ली इस फ्लूइड की सरफेस पे, टेंजेंट टू दी सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है L। तो देखो मेरा जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है ना। तो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द फ्लूइड इस इमेजिनरी लाइन पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा F, टोटल ऐसे F फोर्स अप्लाई करेगा लेफ्ट पोर्शन ऑफ द फ्लूइड इस इमेजिनरी लाइन पे। और इसी इमेजिनरी लाइन पे राइट पोर्शन ऑफ द फ्लूइड ऐसे F फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा ना, ये क्या हो जाएगी इस फ्लूइड की सरफेस टेंशन, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो मेरे पास कुछ लिक्विड है, उनकी सरफेस टेंशन कितनी कितनी होगी। मेरे पास कुछ लिक्विड होंगे, यहां पे मेरे पास 3 लिक्विड है, मरकरी, वाटर और सोप सॉल्यूशन। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वाटर और नंबर 3 सोप सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पे मैं सरफेस टेंशन कैपिटल T इन न्यूटन पर मीटर। तो जो मरकरी जो लिक्विड होता है, मरकरी जो मेरा फ्लूइड होता है, उसकी सरफेस टेंशन इन न्यूटन पर मीटर ये कितनी होती है 0.465 और वाटर की 0.075, सोप सॉल्यूशन की 0.030 न्यूटन पर मीटर में है ये, ठीक है। तो देखो इन तीनों लिक्विड्स में किसकी सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा, इन तीनों लिक्विड की अगर मैं बात करूं, मरकरी की 0.465 न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब जो मेरा मरकरी लिक्विड होगा ना, उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, अगर इन तीनों की बात की जाए, टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, ठीक है। अगर इन तीनों की बात की जाए, सबसे कम सरफेस टेंशन किसकी है, सोप सॉल्यूशन की 0.030 न्यूटन पर मीटर। तो अगर तीनों की बात की जाए तो इन तीनों में से सबसे कम टेंडेंसी टू मिनिमाइज सरफेस एरिया वो किसकी है, सोप सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे सरफेस टेंशन की, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की। सम इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सम इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन की। अब हम सरफेस टेंशन की कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ फ्लूइड की सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। सम इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। मान लो इस फ्लूइड की जो सरफेस टेंशन है ना वो कैपिटल T है, सरफेस टेंशन कैपिटल T,
ठीक है, कैपिटल टी न्यूटन पर मीटर इस फ्लूइड की सरफेस टेंशन है। ये फ्लूइड वाटर भी हो सकता है, ठीक है। और अब मान लो मेरे पास एक आयरन नीडल है, ग्रीस्ड आयरन नीडल, जिसकी लेंथ है L। ये क्या है, ग्रीस्ड, ग्रीस की हुई ग्रीस्ड आयरन नीडल, और जिसका मास है M, ठीक है। तो देखो इस फ्लूइड को वाटर ही मान लो एक तरह से, जिसकी सरफेस टेंशन कैपिटल टी। तो देखो अगर आयरन नीडल को आप इस फ्लूइड पे ऐसे रखोगे, थोड़ी सी ऊपर से, जेंटली नहीं, थोड़ी सी ऊपर से ऐसे रखोगे, तो ये तो डूब जाएगी आयरन नीडल, क्योंकि आयरन नीडल की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से। तो थोड़ी सी ऊपर से इस आयरन नीडल को आप गिराओगे इस फ्लूइड में, मतलब वाटर में, वो तो डूब जाएगी, ऐसा हम मानते हैं, बिल्कुल होता भी है। तो ये तो सिंक कर जानी चाहिए आयरन नीडल। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस आयरन नीडल को ग्रीस कर दिया अच्छे से, ठीक है। और अब मैं इस ग्रीस्ड आयरन नीडल को बिल्कुल जेंटली पुट करूंगा, बिल्कुल आराम से, ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। बिल्कुल जेंटली पुट करना है, बिल्कुल आराम से पुट करना है। तो यहां पे है ना नीचे स्लाइट डिप्रेशन हो जाती है इस वाटर में। और देखो मैंने इस ग्रीस्ड आयरन नीडल को बिल्कुल आराम से रखा है ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। तो ये ग्रीस्ड आयरन नीडल इक्विलिब्रियम पे रहती भी है। देखो वैसे तो आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, लेकिन इस आयरन नीडल को अगर मैं अच्छे से ग्रीस कर दूं और जेंटली इस वाटर की सरफेस पे रखूं ना, तो ये आराम से ऐसे ही रखी रहेगी ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, ये आयरन नीडल। और यहां पे स्लाइट डिप्रेशन आ जाता है अगर आप प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करो तो। प्रैक्टिकली इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आयरन नीडल लेनी होगी ग्रीस्ड, और उसको आराम से वाटर की सरफेस पे रख देना, वो इक्विलिब्रियम पे रहेगी ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। और इस ग्रीस्ड आयरन नीडल के जस्ट नीचे स्लाइट डिप्रेशन आ जाता है वाटर की सरफेस पे, जस्ट बिलो दी ग्रीस्ड आयरन नीडल स्लाइट डिप्रेशन आ जाता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो आयरन नीडल है ना, ये ऐसे है, मैंने इसको ग्रीस्ड आयरन नीडल को ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर जेंटली रखा आराम से, और ये आराम से रखी भी रहती है इक्विलिब्रियम पे। तो यहां पे ये आयरन नीडल, ग्रीस्ड आयरन नीडल ऐसे है इक्विलिब्रियम पे। इस ग्रीस्ड आयरन नीडल के जस्ट बिलो वाटर की सरफेस पे डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन, स्लाइट डिप्रेशन, थोड़ा सा, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, स्लाइट डिप्रेशन जस्ट बिलो ग्रीस्ड आयरन नीडल, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पे रहती है ग्रीस्ड आयरन नीडल अगर इसको जेंटली रखा जाए तो, ठीक है। तो अब देखो इस आयरन नीडल पे एक तो mg फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और देखो इस आयरन नीडल की, ग्रीस्ड आयरन नीडल की लंबाई L है, तो एक ऐसे फोर्स आएगा सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या होती है, इतना न्यूटन पर मीटर, कैपिटल T न्यूटन पर मीटर, और इस आयरन नीडल की लंबाई कितनी है L, तो एक ऐसे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा कैपिटल T इंटू में L, ठीक है। और मान लो ये एंगल थीटा, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे फोर्स आएगा कैपिटल T इंटू में L, सरफेस टेंशन की वजह से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये ऐसे क्यों आया फोर्स,
क्योंकि देखो यहां पे स्लाइट डिप्रेशन आ गया है जस्ट बिलो नीडल ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, स्लाइट डिप्रेशन आ गई। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं ना ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर यहां पे, तो वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आता है वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ऐसे आएगा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, कैपिटल टी इंटू में एल। ऐसे ही यहां पे इस डिप्रेस्ड लिक्विड पे मैं अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ऐसे नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी। और मुझे पता है सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा इस नीडल पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ग्रीस्ड आयरन नीडल को मैंने जेंटली आराम से रखा था ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, और हमने ये पाया कि आराम से इक्विलिब्रियम पे रहेगी भी ग्रीस्ड आयरन नीडल ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। हाँ ये जरूर है, ग्रीस्ड आयरन नीडल के जस्ट बिलो स्लाइट डिप्रेशन आ जाता है जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। और मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, मान लो ये एंगल थीटा हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं कैसे न कैसे करके, ये एंगल थीटा मान लो हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। तो अब देखो इस कैपिटल टी इंटू में एल को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, एक तो ये और एक ये कितना आएगा कैपिटल टी एल कोस थीटा, और ये कैपिटल टी एल साइन थीटा। ऐसे ही इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, कैपिटल टी एल कोस थीटा और कैपिटल टी एल साइन थीटा। तो टी एल कोस थीटा से टी एल कोस थीटा कैंसिल हो गया, और ये मेरी ग्रीस्ड आयरन नीडल इक्विलिब्रियम पे है। तो इसका मतलब टी एल साइन थीटा प्लस टी एल साइन थीटा एम जी के बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना, 2 टी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से सरफेस टेंशन ऑफ दिस वाटर वो निकल जाएगी एम जी बाय में 2 एल साइन थीटा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप इस लिक्विड की या वाटर की सरफेस टेंशन निकाल सकते हो। मास ऑफ ग्रीस्ड आयरन नीडल वो मुझे पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी मुझे पता, लेंथ ऑफ दिस ग्रीस्ड आयरन नीडल वो मुझे पता। और ये थीटा अगर आप प्रैक्टिकली कैसे न कैसे करके अगर पता लगा लो तो यहां से इस फ्लूइड की या लिक्विड की या वाटर की सरफेस टेंशन निकल आएगी, ठीक है, एम जी बाय 2 एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखो सेकंड इलस्ट्रेशन, मान लो मेरे पास एक रिंग फ्रेम है, रिंग आयरन फ्रेम, ठीक है। अब क्या करो, इस रिंग फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप करो, ठीक है। इस रिंग फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप करना तो कुछ ऐसे सोप फिल्म बन जाएगी इस रिंग के ऊपर की तरफ और रिंग के जस्ट नीचे की तरफ, दोनों तरफ आएगी, रिंग के ऊपर की तरफ भी रिंग के नीचे की तरफ भी सोप फिल्म आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको आप सोप सॉल्यूशन में डिप करोगे, सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लेना तो सोप फिल्म बन जाएगी ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब क्या करना, एक थ्रेड को, एक धागे को ऐसे ही इरेगुलर शेप में एक धागा है, उसको इस सोप फिल्म पे आराम से रख देना, ठीक है। इस थ्रेड को
सोप फिल्म के ऊपर आराम से रख देना, ठीक है। और अब क्या करना, एक सुई की हेल्प से यहां पे सुई को मार देना। तो देखो यहां पे भी अभी मैंने सुई को नहीं मारा है, नीडल को नहीं मारा है, यहां पे भी सोप फिल्म है, यहां पे भी सोप फिल्म है, ठीक है, दोनों तरफ है। और एक धागे को आराम से सोप फिल्म के ऊपर रख दिया इरेगुलर शेप में। अब क्या करना है, एक नीडल को प्रिक करना यहां पे, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पे तो सोप फिल्म हट जाएगी क्योंकि नीडल की हेल्प से प्रिक किया मैंने, एक नीडल को मतलब सुई को यहां पे मारा, तो यहां पे तो सोप फिल्म हट गई, ठीक है। और ये जो धागा है ना, ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा ऐसे, ये धागा सर्कुलर शेप में आ जाएगा, सर्कुलर शेप में। यहां पे तो सोप फिल्म हट गई, अब यहां पे है, ठीक है। और देखो मेरे पास एक धागा था इनिशियली इरेगुलर शेप में, ठीक है। इस धागे की लंबाई फिक्स है ना, पेरीमीटर कांस्टेंट है। तो देखो इसको आपको शेप देनी है, अगर आप इसको सर्कुलर शेप दोगे ना, तो जो ये एरिया एनक्लोज्ड बनेगा ना, ये यहां पे एरिया एनक्लोज्ड मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ये धागा इरेगुलर शेप में, अगर इस धागे को आप सर्कुलर शेप दे दोगे तो जो एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड दिस धागा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। आप कोई भी शेप दे लो, जब इस धागे की शेप सर्कुलर होगी ना, तो एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड दिस धागा विल बी मैक्सिमम। तो इनिशियली क्या था, यहां पे फिल्म थी, सोप फिल्म ऊपर और नीचे की तरफ, और मैंने क्या किया, थ्रेड को ऐसे रख दिया इरेगुलर शेप में, एक धागे को आराम से इस फिल्म के ऊपर रख दिया। तो जैसे ही मैं विद द हेल्प ऑफ नीडल यहां पे प्रिक करता हूं, सुई को चुभोता हूं यहां पे धागे की अंदर की तरफ, तो यहां पे सोप फिल्म हट जाएगी ऑब्वियसली, तो यहां पे रहेगी सोप फिल्म, और तुरंत ये धागा ना ऐसे सर्कुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो तुरंत धागा सर्कुलर शेप में कैसे आया, इस धागे को किसी ने ऐसे खींचा होगा, तभी तो धागा तुरंत सर्कुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं, रिंग फ्रेम। मैंने इस रिंग फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डुबोया और बाहर निकाल दिया, तो अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ सोप फिल्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे भी सोप फिल्म है और यहां पे भी सोप फिल्म है। अभी मेरा धागा यहां पे इरेगुलर शेप में था, अब मैंने क्या किया, एक सुई को निडल को प्रिक किया यहां पे धागे के अंदर की तरफ, तो यहां पे सोप फिल्म हट जाएगी। तो अचानक क्या होगा, इस पे ऐसे सरफेस टेंशन की वजह से इस धागे पे ऐसे फोर्सेस आएंगे जो कि इस धागे को अब सर्कुलर शेप में लेके जाएंगे, ठीक है। सर्कुलर शेप में ही क्यों ले गए इस धागे को, अब यहां पे कोई सोप फिल्म नहीं बची, नो सोप फिल्म, और धागा अचानक सर्कुलर शेप में चला गया। सर्कुलर शेप में ही क्यों गया, रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं गया, ट्रायंगुलर शेप में क्यों नहीं गया, अब इसका रीजन पता चलेगा, ठीक है। धागा यहां पे सर्कुलर शेप में आ गया, सर्कुलर शेप में ही क्यों आया, जैसे ही मैंने धागे के अंदर की तरफ एक सुई को मतलब नीडल को प्रिक किया, अचानक धागा सर्कुलर शेप में आ जाएगा। इनिशियली जो धागा था वो इरेगुलर शेप में था, और मैंने उस धागे को
इस सॉफ्ट फिल्म के ऊपर आराम से रख दिया और फिर यहां पे अचानक नीडल को प्रिक कर दिया तो यहां पे सॉफ्ट फिल्म हट गई, बराबर बराबर में बचेगी और अचानक धागा उस इरेगुलर शेप से सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ये पक्का है। ये सर्कुलर शेप में ही क्यों आया, अभी इसके पीछे का रीजन पता चलेगा। क्योंकि देखो फॉर ए फिक्स्ड पेरीमीटर किसका एरिया मैक्सिमम होता है, सर्कल का। तो ये एरिया, ये जो एरिया है, अब यहां पे कोई सॉफ्ट फिल्म नहीं बची, लेकिन ये जो एरिया है सर्कल का ये मैक्सिमम होगा फॉर ए फिक्स्ड पेरीमीटर एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल इज मैक्सिमम, ये पक्का है। तो ये जो साइड वाला एरिया जहां पे फिल्म बची हुई है सॉफ्ट फिल्म, ये एरिया मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। और कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम अटेन करना चाहता है ना, लिक्विड की टेंडेंसी होती है टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। तो देखो सॉफ्ट फिल्म का ये जो सरफेस एरिया ये मिनिमम आ भी गया, क्योंकि फॉर ए फिक्स्ड पेरीमीटर एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल विल बी मैक्सिमम। तो ये एरिया मैक्सिमम होगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि कोई भी लिक्विड है उसकी टेंडेंसी है टू अचीव मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है। और ये धागा अचानक इस शेप से, इस इरेगुलर शेप से सर्कुलर शेप में क्यों आया, सर्कुलर शेप में ही क्यों आया, क्योंकि ये सर्कल का एरिया मैक्सिमम होगा तो ये साइड का एरिया जहां पे अब फिल्म बची है वो एरिया मिनिमम होगा। और कोई भी लिक्विड हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है। ठीक है। तो ये है सेकंड इलस्ट्रेशन कि भाई सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की, ये समझने के लिए। ठीक है। और जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी लिक्विड की तो उस लिक्विड की उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अब देखो थर्ड इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। मान लो मेरे पास एक यू शेप्ड फ्रेम है। ठीक है। और इस पे एक मासलेस रोड रखी हुई है। ये यू शेप्ड फ्रेम है और ये मासलेस रोड। ठीक है। और यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। ठीक है, नो फ्रिक्शन। तो अब देखो आपको क्या करना होगा, इस यू शेप्ड फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन में डिप करना होगा। ठीक है। और ये भी ध्यान रहे इस मासलेस रोड को हाथ से पकड़ के इस यू शेप्ड फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप करो और फिर बाहर निकालो। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पे सोप फिल्म बन जाएगी इस यू शेप्ड फ्रेम के दोनों तरफ, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ये सोप फिल्म आ जाएगी। और ध्यान रहे मैं इस मासलेस रोड को हाथ से पकड़े हुए हूं। ठीक है। यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इस यू शेप्ड फ्रेम के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ क्या आ जाएगी, पतली सी लेयर ऑफ सोप फिल्म। ठीक है। और मान लो सोप फिल्म की सरफेस टेंशन है कैपिटल टी। ठीक है। तो देखो ये जो बाहर की तरफ सोप फिल्म आई है उसकी वजह से
इस मासलेस रोड पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना, सरफेस टेंशन T इंटू में इस रोड की लंबाई L, ठीक है। और देखो एक 100 फिल्म इस यूट्यूब मतलब यू शेप्ड फ्रेम के अंदर की तरफ भी है, दोनों तरफ है 100 फिल्म, वेरी थिन 100 फिल्म, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ 100 फिल्म होगी उसकी वजह से इस मासलेस रोड पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना, कैपिटल T इंटू में L ही, तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना आएगा 2TL, ठीक है। और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G ऐसे है, वो इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, ठीक है। और ये जो मेरा यू शेप्ड फ्रेम है ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो TL 2TL नेट फोर्स आ गया इस मासलेस रोड पे। तो जैसे ही मैं अब अपना हाथ हटाऊंगा ना, जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो अचानक क्या होगा, ये जो मासलेस रोड है ना ये इस तरफ रन करेगी, इस यू शेप्ड फ्रेम पे ही इस तरफ, ठीक है। इसे TL प्लस TL 2TL फोर्स के कारण ये मासलेस रोड इस तरफ रन करेगी, ठीक है। इस तरफ रन करती करती यहां पे भी पहुंचेगी और भी रन करेगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। ये इस तरफ रन क्यों कर रही है, इस मासलेस रोड पे कोई फोर्स आया होगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि सरफेस टेंशन होती है, जैसे कि यहां पे 100 फिल्म की सरफेस टेंशन कैपिटल T होगी और इस 100 फिल्म की वजह से इस मासलेस रोड पे ऐसे नेट फोर्स आएगा 2TL। उसी की वजह से अगर मैं अपना हाथ हटाऊं तो उसी की वजह से 2TL फोर्स की वजह से ये रोड ऐसे रन करेगी इस एंड की तरफ, ठीक है। और यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फाइनली ये रोड रन करती करती यहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इसी में देखो सेकंड केस क्या बन सकता है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G ऐसे है, ठीक है। मैंने एक यू शेप्ड फ्रेम को लिया, ठीक है, और ये इस यू शेप्ड फ्रेम पे एक मासलेस रोड है ऐसा मानो, ठीक है। यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस यू शेप्ड फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया, ठीक है, डिप कर दिया। तो इस यू शेप्ड फ्रेम के दोनों तरफ सोप फिल्म आएगी, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी थिन सोप फिल्म, ठीक है। और अभी मैं इस मासलेस रोड को अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, ठीक है, कि कहीं ये मासलेस रोड ऐसे रन ना कर जाए। अभी मैं इसको अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, कहीं ये मासलेस रोड इस यू शेप्ड फ्रेम पे ऐसे रन ना कर जाए। तो इसका मतलब मैं यहां पे विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग M मास का ब्लॉक लटका सकता हूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। और मान लो इस रोड की लंबाई है L, लेंथ ऑफ मासलेस रोड वो है L। मैंने यहां पे रस्सी बांधी और M मास का ब्लॉक लटका दिया और मैंने ये पाया कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये मासलेस रोड रेस्ट पे रहेगी और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मान लो ये अगर रस्सी नहीं होती है, मास का ब्लॉक नहीं होता, तो ये मासलेस रोड ऐसे रन कर जाती, इस यू शेप्ड फ्रेम पे ऐसे रन कर जाती। उसके पीछे का रीजन ये है 2TL नेट फोर्स आ जाता इस मासलेस रोड पे,
बाय सोप फिल्म, ठीक है। लेकिन अब मैंने रस्सी बांधी और यहाँ पे अब मास का ब्लॉक लटका दिया और मैंने ये पाया कि ये मासलेस रोड एज वेल एज दिस ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट और एट इक्विलिब्रियम। तो देखो जो अपर फिल्म है, अपर सोप फिल्म, उसकी वजह से इस रोड पे ऐसे फोर्स आएगा कैपिटल टी इंटू में एल, और जो लोअर फिल्म है अंदर की तरफ जो फिल्म होगी इस यू शेप्ड फ्रेम के अंदर की तरफ जो फिल्म होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ फिल्म होगी, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, उसकी वजह से भी टी इंटू में एल फोर्स आएगा। सही बात है। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी टी डैश और इस ब्लॉक पे एम जी फोर्स आएगा, और ये टी क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म या सोप सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब टी डैश किसके बराबर होगा, 2TL के बराबर। टी डैश क्या होगी इस रस्सी में, टेंशन, और टी क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, और टी डैश mg के बराबर भी होगा। तो mg कितना आ गया, 2TL। तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन वो यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकली, mg बाय में 2L, ठीक है। प्रैक्टिकली हम यहां से उस सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल टी, क्योंकि m मुझे पता प्रैक्टिकली कि भाई कितने मास का ब्लॉक लटकाऊं कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे, m मुझे पता चल जाएगा प्रैक्टिकली, g मुझे पता, इस रोड की लंबाई l वो मुझे पता, तो उस सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन कैपिटल टी यहां से निकल जाएगी, ठीक है। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, ऑब्वियसली mg के बराबर आएगी, टी डैश विल बी mg। और अब देखो फोर्थ इलस्ट्रेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्फेरिकल क्यों होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, बिल्कुल वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल होती हैं, लेकिन वो स्फेरिकल क्यों होती हैं। मान लो ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, तो वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल होती है ना। अभी ये पता चलेगा कि वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल ही क्यों होती है। तो देखो फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम सरफेस एरिया विल बी मिनिमम ऑफ स्फेयर या ऑफ ए सॉलिड स्फेयर। ये पता होना चाहिए आपको, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का। मान लो मेरे पास कोई ये ऐसे वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब ये मान लो ऐसे, ये वाटर ही मान लो, ये वाटर था ना जो, ये ऐसे आर्बिट्रेरी शेप में है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको अलग अलग शेप देने की कोशिश करना, क्यूब शेप देने की कोशिश करना या कोई क्यूबॉइड शेप देने की कोशिश करना, सॉलिड सिलेंडर शेप देने की कोशिश करना, कोई भी शेप देने की कोशिश करना, और एक इसको शेप देना स्फेरिकल। तो देखो यहां पे वॉल्यूम तो सेम है, ये वॉल्यूम सारा सेम है, किस केस में सरफेस एरिया मिनिमम आएगा, इस केस में फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम सरफेस एरिया विल बी मिनिमम इन केस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो ये जो सरफेस एरिया है ना, ये मिनिमम आएगा, ठीक है। आप इतने ही वॉल्यूम को अलग अलग शेप देने की कोशिश करना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोई भी शेप देने की कोशिश करना, ठीक है, पिरामिड हो गया जैसे कुछ, कोई भी शेप देने की कोशिश करना। जो सरफेस एरिया मिनिमम जो आएगा ना वो सॉलिड स्फीयर के केस में ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, स्फेरिकल। और कोई भी फ्लूइड हो,
उसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, मिनिमम सरफेस एरिया रिगेन करने की। कोई भी फ्लूइड मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है, इसीलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।